मेरे सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। आइए चलते हैं हम आज के क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? चलो आप बताइएगा। आईएमएफ के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना औपचारिक रूप से ब्रेंटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945। कैसे हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना औपचारिक रूप से ब्रेंटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय के अनुसार हुई थी। आईएमएफ का प्रमुख कार्य इसके सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं का समाधान करना है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, यूएसए में। क्वेश्चन हम लेते हैं संविधान से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन संविधान से है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 6 सेकंड का वक्त है। आप तब तक अपना आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? दोस्तों चलो जानते हैं इसका आंसर। नए राज्य के गठन की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है। वह नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? बताइए। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उपबंध ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाती है। विधिक व्यक्तियों जैसे कंपनी, निगम आदि को नहीं। इसका तात्पर्य आप समझ रहे हैं कि किसी व्यक्ति को ही नागरिकता दी जा सकती है, किसी संस्था, कंपनी या निगम को नागरिकता नहीं दी जा सकती। हमारा अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू की गई है? समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक या उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है। तो याद रखिएगा कि भारत का गोवा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? बताइए आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री करेगा। जबकि अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहे कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, बशर्ते वह संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य हो, अन्यथा 6 माह से अधिक दिनों तक वह मंत्री पद पर नहीं रह सकता। राज्य की विधानसभा के सत्र अवसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों को समय समय पर अधिवेशन हेतु सत्र आहूत करता है तथा उसका सत्र अवसान भी कर सकता है, किंतु किसी एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? बताइए। दम्फा नामक टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी, जबकि वर्ष 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह मिजोरम का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य भी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वीटी कल्चर जाना जाता है। बताइए। वीटी कल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की शाखा है। इसमें अंगूरों की बुआई, पोषण, देखरेख और विपणन का अध्ययन किया जाता है। इसमें अंगूर के बागान का प्रबंधन भी शामिल है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? बताइएगा। आर्टिजन बेसिन भूमिगत जल का एक कुआं होता है जिससे स्वतः पानी ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट आर्टिजन बेसिन विश्व की सबसे बड़ी एवं सबसे गहरी आर्टिजन बेसिन है। इससे ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था, अर्थात जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? बताइएगा। जिम्बाब्वे
पूर्व में एक ब्रिटिश उपनिवेश था जिसे पूर्व में दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना गया था। यह अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेजी एवं लिम्पोपो नदियों के मध्य में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। इसकी सीमा दक्षिण में दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम में बोत्सवानालैंड और पश्चिम उत्तर में जाम्बिया और पूर्व में मोजाम्बिक से मिलती है। इसकी राजधानी हरारे है, जिसका पुराना नाम सेली सबरी था। अब यहां से हमें दो चीज जानने को मिल रही हैं। जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिणी रोडेशिया और इसकी राजधानी हरारे, इसका पुराना नाम सेली सबरी। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सन सिटी अवस्थित है, बताइए। सन सिटी दक्षिणी अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में अलेंडस नदी एवं प्लान्सबर्ग पर्वत के मध्य में स्थित है। कहां पे है? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे, बताइए। वैदिक काल में श्रवण आभूषणों को निष्क या निशाका कहा जाता था। कुरीर एवं कर्ण शोभन भी आभूषण थे। कालांतर में निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण सिक्कों के लिए किया जाने लगा, जबकि बौद्ध जातकों ने 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। निशक, निशाका, स्वर्ण, मसाका। निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी, जबकि मसाका निम्न मूल्य वाली मुद्रा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? चलो बताइएगा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य है। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रतों की व्यवस्था की गई है, जिसमें इनका अलग अलग अर्थ होता है। अहिंसा मतलब जीव की हिंसा या हत्या ना करना। सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना चाहिए। अपरिग्रह का मतलब संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए। असत्य, चोरी नहीं करनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? बताइए आंसर। चीनी स्रोतों के अनुसार सन 73 से 94 ईस्वी के मध्य चीन के प्रसिद्ध सेनापति पान चाउ से नाराज कनिष्क ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु कनिष्क असफल रहा।
चीनी इतिहासकारों के अनुसार युद्ध का कारण यह था कि कनिष्क ने एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? हमारा अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? बताइएगा जल्दी। न्याय दर्शन का प्रवर्तन अक्षपाद गौतम ने किया था। न्याय का शाब्दिक अर्थ है तर्क या निर्णय। वात्स्यायन ने न्याय को समस्त विद्याओं का द्वीप कहा है। क्या कहा है? समस्त विद्याओं का द्वीप कहा है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है? बताइएगा। चवार्क दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है। यह भौतिकवादी दर्शन है और इसके प्रवर्तक चावार्क हैं। इसमें लोक अथवा दुनिया के साथ गहरे संबंध को महत्व दिया गया है। यह दर्शन वेद ब्रह्मा भी कहलाता है। चावार्क दर्शन के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज अथवा वायु ये 4 ही तत्व सृष्टि के मूल कारण हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिव का नृत्यक स्वरूप चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किस वंश ने करवाया था? चलो बताइएगा। कांसे से निर्मित शिव का नृत्यक स्वरूप चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण चोल वंश के शासकों ने करवाया था, जो कांसे की बनी हुई है। नटराज 2 शब्दों के समावेश से बना है। नट अर्थात कला और राज अर्थात राज्य। सॉरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? चलो आंसर बताइए। रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासक थी, जो तुर्कों की सहायता से 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी। उसने दरबार में तुर्कों का वर्चस्व समाप्त करते हुए गैर तुर्कों को भी सामंत नियुक्त कर दिया, जिससे अमीर तुर्कों ने अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अंततः उसे सत्ता से हटा दिया गया। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में केथल के पास रजिया की हत्या कर दी गई। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? चलो बताइएगा। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी 1307 ईस्वी, तेलंगाना 1309 ईस्वी और होयसल 1311 ईस्वी का अभियान चलाया।
उसने देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र देव को पराजित किया। राजा रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया, जिसके बदले अलाउद्दीन ने उसे 1,00,000 टका एवं 1 स्वर्ण छत्र और राय रायन की उपाधि प्रदान की। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? चलिए बताइए। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में किया। राज्याभिषेक की प्रक्रिया काशी के पंडित गंगा भट्ट द्वारा संपन्न करवाई गई। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति, हिंदू धर्मोद्धारक, गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की तथा स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय घोषित कर दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? बताइएगा। 27 दिसंबर 1796 को आगरा में उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म हुआ। मिर्जा गालिब 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शियों में से एक थे। उनका उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है। फारसी कविताओं के प्रवाह को हिंदुस्तानी भाषा में लोकप्रिय बनाने का श्रेय मिर्जा गालिब को जाता है। 15 फरवरी 1869 को मिर्जा गालिब की दिल्ली में मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन असम ने 1857 की क्रांति का नेता थे? बताओ। आसाम में 1857 के विद्रोह की शुरुआत वहां के दीवान मनीराम दत्त ने की तथा वहां के अंतिम राजा के पुत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर दिया, किंतु यह विद्रोह सफल नहीं हुआ। दीवान मनीराम दत्त को कलकत्ता में फांसी दे दी गई। और आज का हमारा ओडिशा राज्य में स्थित सिमलीपाल प्रसिद्ध है। तो बताइएगा, सिमलीपाल क्या है? सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा के मयूरभंज जिले में अवस्थित है, जो कि बाघ आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य में बाघ, हिरण और हाथी एवं अन्य जीव पाए जाते हैं। सिमलीपाल उड़ीसा का एक राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आज का कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? बताइए मित्रों। कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। अर्थात
1982 में कांगेर घाटी नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। जानिए आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा अनेक आकारों प्रकारों में दृश्यगत होती है, परंतु संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार की बताई गई है: अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमित। A 1689 B11 नामक आकाशगंगा हाल ही में खोजी गई नवीनतम गैलेक्सी है। सर्वाधिक प्राचीन सर्पिलाकार आकाशगंगा जो लगभग 11 बिलियन वर्ष पुरानी है, इसकी सहायता से आरंभिक ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चाक, डोलोमाइट एवं कांग्लोमरेट आदि अवसादी चट्टानों के प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन से महासागर से सारगैसो संबंधित है? अर्थात सारगैसो का संबंध किस महासागर से है? सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर से प्रवाहित होने वाली जलधाराओं जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, कनारी, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा के मध्य स्थित शांत जल क्षेत्र है। इस सागर में घास की मोटी परत तैरती रहती है, जिसको पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं। इसी घास के नाम पर इस सागर का नाम सारगैसो सागर पड़ा। सारगैसो सागर अलग से किसी भी प्रकार का कोई छोटा या बड़ा जल का स्वरूप नहीं है। ये उत्तरी अटलांटिक के महासागर का एक हिस्सा है, जहाँ पे ये एक प्रकार की फेमस घास का स्वरूप पाया जाता है। इसी कारण उस जहाँ उस घास का फैलाव है, उस क्षेत्र को सारगैसो सागर नाम दे दिया गया। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? चलो बताइए। वर्ष 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा अंग्रेजी भाषा में संपादित बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। यह साप्ताहिक पत्र था जिसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था।
लंदन में पहला समाचार पत्र कंपनी के असंतुष्ट सिविल सेवक विलियम बोल्टस ने 1776 ईस्वी में निकालने का प्रयास किया था, किंतु कंपनी की आलोचना के कारण उसका प्रेस जब्त कर लिया गया। अर्थात जेम्स ऑगस्टस हिक्की से पहले विलियम वोल्टस 1776 ने ऐसा प्रयास किया था, लेकिन भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट को माना जाता है, जिसको 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा निकाला गया। ठीक है दोस्तों, अब हम कल के अपने अंतिम क्वेश्चन को शामिल करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर एक बेहतरीन क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।